Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Rabbi zidni ilma. My dear students, we are welcoming you in another chapter of biology, and that very chapter is chapter number 20. Title of the chapter is Chromosome and DNA. It is a very mammoth topic, mammoth chapter that includes many topics. So, I wish कि आप हर लेक्चर में कॉपी पेन लेकर अपने साथ बैठें बिकॉज इट डिमांड्स लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड बिल्डिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स स्टेप बाय स्टेप. कोई स्टेप मिस ना करें. अगर आपने इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करना हो तो बिल्कुल मेरे साथ चलें. इंशाल्लाह आप लोगों को हर एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर मिलेगा. इस टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड. यस माय डियर स्टूडेंट्स, chapter number 20, lecture number 1, of course, biology. Topic under discussion is chromosome and DNA. और आज के इस लेक्चर में दैट इज़ वेरी स्मॉल, वेरी शॉर्ट. आज हम आपसे सिर्फ और सिर्फ इसके ट्रेलर दिखाएंगे आप लोगों को और देखेंगे कि हम इसमें क्या क्या स्टडी करने वाले हैं. तो सबसे पहली बात ये, माय डियर स्टूडेंट्स, के क्रोमोसोम्स की डेफिनेशन क्या है. यू नो वेरी वेल, आप ग्रेड 9 में भी पढ़ के आए. इससे पहले भी बहुत सी जनरल साइंस की बुक्स में आप लोगों ने इसको पढ़ रखा है. लेकिन मुझे हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, तो मुझे ये बात आपसे कहनी है कि क्रोमोसोम्स आर बेसिकली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दैट मे लाई इन द साइटोप्लाज्म विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडिंग, और दे आर बेसिकली लोकेटेड इन साइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. राइट. यानी कि हम बात कर रहे हैं दो किस्म के ऑर्गेनिज्म की. एक को हम क्या बोलते हैं, प्रोक्रियोट. एक को हम क्या बोलते हैं, यूक्रियोट. तो हमारे पास जो प्रोक्रियोट हैं उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल दैट इज सो कॉल्ड क्रोमोसोम, ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट होता है. लेकिन अगर हम बात करते हैं यूक्रियोट की, मॉडर्न किस्म के ऑर्गेनिजम्स की, ज़ाहिर है आप भी बहुत मॉडर्न हैं, तो हम आपकी बात करेंगे. यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म की जिसके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. तो क्रोमोसोम्स डेफिनेटली न्यूक्लियस के अंदर ही पाए जाते हैं. तो आए कुछ बातें इसके बारे में लिखते हैं यहाँ पे. क्रोमोसोम्स क्या होते हैं. क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. ये तो वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं. राइट. इट इज बेसिकली द डंडा ऑफ टी. ये it is basically T, right? So these are thread like structures found in nucleus. अगर कोई बंदा आपसे ये पूछ ले कि आखिर हम इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को क्रोमोसोम ही क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर हम देखें इन क्रोमोसोम्स को तो मुझे ये नज़र आ सकते हैं किसी डिवाइडिंग सेल में. किसमें नजर आएंगे स्टूडेंट्स, डिवाइडिंग सेल में नजर आएंगे. पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप लोगों को पता है कि हमारे पास सेल की डिवीजन की 4 विजिबल फेजेस होती हैं. उनमें से उसको हम लोग पी मैट के नाम से जानते हैं. पी मैट स्टैंड्स फॉर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और टेलोफेज. प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज. डिवाइडिंग सेल में क्रोमोसोम हमें नजर आ सकते हैं एट मेटाफेज एंड एनाफेज. राइट. तो जब हमने एक डिवाइडिंग सेल में मेटाफेज स्टेज पे और एनाफेज स्टेज पे इन क्रोमोसोम्स को देखा तो मुझे पता चला कि इन्होंने सबसे ज्यादा कलर एब्जॉर्ब किया हुआ था. तो एक वो वाली बॉडी, सोमा मीन्स बॉडी एंड क्रोम मीन्स कलर. क्रोम क्या होता है स्टूडेंट्स, कलर. तो एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसी बॉडी, एक ऐसा पार्ट ऑफ द सेल दैट एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम कलर इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम. तो यहाँ पे क्रोमा का मतलब क्या होता है, कलर. क्रोमा का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, कलर. और सोमा का मतलब क्या होता है, बॉडी. सोमा का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, बॉडी. तो इस लिहाज से हमने नाम दिया क्या, क्रोमोसोम का. किस में नजर आएंगे, डिवाइडिंग सेल में. किस स्टेज पे नजर आएंगे, जाहिर है मेटाफेज और
एनाफेज की स्टेज पे नजर आएगी। उस पर्पज के लिए आप इस स्टेज को देखें, इट इज कॉल्ड एज अ प्रोफेज। इसमें आप लोगों को सेल के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नजर आ रही है, क्रोमोसोम नजर नहीं आ रहे। लेकिन लुक एट दिस स्लाइड, इट इज रिगार्डिंग मेटाफेज। यहाँ पे आपको क्रोमोसोम बड़े वाज़ेह तौर पे नजर आ सकते हैं और इस स्टेज पे इवन आप क्रोमोसोम को काउंट भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप लोगों को एनाफेज नजर आ रही है, यहाँ भी क्रोमोसोम काफी वाज़ेह हद तक आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसकी टेलोफेज स्टेज की, तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स फिर गायब हो गए। तो हम बात ये कर रहे थे कि मेटाफेज और एनाफेज स्टेज पे क्रोमोसोम आप लोगों को नजर आते हैं। देखते हैं अगली स्टेप में कि इसको किसने डिस्कवर किया था। सबसे पहली बात यह माय डियर स्टूडेंट्स, उसका नाम था साइंटिस्ट का वॉल्टर फ्लेमिंग। वॉल्टर, WALTHER, Welder Fleming, right? He was basically working on the cells of salamander. ठीक है, you know कि salamanders का ताल्लुक किससे होता है? एम्फीबियन से। एक्सीलेंट, शाबाश, वेरी वेल डन। तो सैलामेंडर्स आर बेसिकली एम्फीबियंस। जब वो इसके सेल्स पे काम कर रहा था तो उसने देखा कि यहाँ पे बिल्कुल ऐसी बॉडीज पाई जाती हैं कि जब मैं उसे स्टेन करता हूँ तो बड़ी वाजे हो जाती है। अगले जिस पॉइंट पे आपकी बुक आपसे मुखातिब है, दैट वेरी पॉइंट इज कॉल्ड एज अ नंबर। यानी कि जब उसने डिफरेंट किस्म के प्लांट्स में, डिफरेंट किस्म के एनिमल्स के सेल्स में उसे क्रोमोसोम को तलाश किया तो वो उन्हें मिले, राइट? उसने काउंट करके देखा तो पता चला कि किसी एक ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। मिसाल के तौर पे कि आप एक ह्यूज स्टूडेंट हो तो आप लोगों की बॉडी में 32 ट्रिलियन सेल्स हैं या 64 ट्रिलियन सेल्स हैं, तो हर सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा, उस पर कभी चेंज नहीं आएगी। लेकिन जब मैं उसको दो डिफरेंट स्पीशीज में कंसिडर करता हूँ, देखता हूँ, कंपेयर करता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि हर एक स्पीशीज के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम अल्लाह ताला ने क्या रखे हुए हैं? डिफरेंट रखे हुए हैं। एक स्पीशीज के सारे ऑर्गेनिज्म के सारे सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट, लेकिन दूसरी स्पीशीज से वो क्या हो जाएंगे? डिफरेंट हो जाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि मैं किसी ऑर्गेनिज्म के किसको देख के, क्रोमोसोम के नंबर को देख के बता सकता हूं कि ये वाला ऑर्गेनिज्म कौन सा हो सकता है। तो हम लिख रहे हैं कि जहां तक नंबर की बात की जाए तो वो स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं। मैंने यहां पे एक ही वर्ड आपकी नजर करना है, स्पेसिफिक। देयर नंबर इज ऑलवेज स्पीशीज स्पेसिफिक। और इस पर्पस के लिए आप लोगों की बुक ने हमें एक लिस्ट दी है, तो ये लिस्ट आपने अपने माइंड में भी रखनी है, बिकॉज कि इसमें आप लोगों को हम एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं और जाहिर है इसमें हम लोग आपसे दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के नंबर ऑफ क्रोमोसोम को कंपेयर करने के लिए भी कह सकते हैं, राइट? तो देखते हैं आपकी बुक में क्या क्या गिवन है। नंबर 1 इज पेनिसिलियम, अदर वन इज मॉस्किटो, अदर वन इज फर्न, अदर वन इज हनी बी, देन द कॉर्न, शुगर केन, फ्रॉग एंड माउस। आखिर पे उसने हजरत इंसान का जिक्र किया है, जिसे हम लोग नेक्स्ट बोर्ड में आपसे डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले हम इन लोगों के नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को लिखते हैं और याद करते हैं। लुक एट दिस कि जो हमारे पास पेनिसिलियम है इसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 2। अगर हम बात करते हैं मॉस्किटो की, तो मॉस्किटो में नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज जस्ट 6, राइट? नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज जस्ट 6। लेकिन आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस आर्किटेक्चर और उस पे पाए जाने वाले कैरेक्टर्स को देखें, मार्वलस। तो अल्लाह ने सिर्फ और सिर्फ 6 क्रोमोसोम्स के अंदर इतने फीचर्स कोड कर दिए हैं, छुपा दिए हैं, लिख दिए हैं। कैसे लिखे हैं आपसे डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। लेकिन बहरहाल परहैप्स इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यू कैन से क्रोमोसोम्स एंड इंफॉर्मेशन बेयरिंग ऑर्गेनिजम्स। अब हम बात करेंगे आप लोगों के पास फर्न्स की, तो फर्न्स के अंदर ह्यूज नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। कितने स्टूडेंट्स? 500 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें पाए जाते हैं। आप इमेजिन कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स कि फर्न कितनी सिंपल है, उसके पास 500 क्रोमोसोम है, और मॉस्किटो कितना कॉम्प्लेक्स है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ 6 क्रोमोसोम है। इसका मतलब ये होगा कि क्रोमोसोम्स का नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि क्रोमोसोम के ऊपर पाई जाने वाली जेनेटिक इंफॉर्मेशन वो कितनी डेंस है, कितनी लेस पॉपुलेटेड है, इसके ऊपर इन्हिसार होता है किसी ऑर्गेनिज्म के कॉम्प्लेक्स होने का, राइट? अब हम देखते हैं हनी बी। हनी बी के अंदर हमारे पास 32
32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये हम आप लोगों से भी डिस्कस भी करेंगे कि हम बेसिकली इन ऑर्गेनिज्म को अरेंज कर सकते हैं। अरेंज करने के बाद हम इसी प्रॉपर कैरियोटाइप भी बना सकते हैं, जिसमें आप लोगों को ये सारे के सारे क्रोमोसोम नंबर काउंट करने में बहुत आसानी हो जाती है। नाउ वी वांट टू सी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन कॉर्न। तो अगर हम लोग कॉर्न की बात करेंगे तो कॉर्न में नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 20, राइट। हम बात करेंगे शुगर केन की तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 80। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर 80. Now we want to discuss about frog. Number of chromosomes are 26. And finally, in case of the mouse, number of chromosomes are 40. Right. तो ये नंबर जैसे मैंने याद किया है आपको भी याद करना है, राइट। शुगर केन सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, देखें 80, लेकिन it is less complex as compared to the what? Mosquito. Now we want to see the last thing, that is of course number of chromosomes in human, and for this purpose we have to go to the next board. आपके लिए इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी नई नहीं है कि हजरत इंसान में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितनी होती हैं? 46। और अगर मैं आपके वेरी क्लोज एक डिसेंडेंट की बात करूं, एक ऑर्गेनिज्म की बात करूं, तो दैट ऑर्गेनिज्म इज बेसिकली चिंपैंजी, एंड चिंपैंजी हैज गॉट 48 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। लेकिन अगर आप उसकी अकल को अपनी अकल से कंपेयर करें तो यू आर मच मोर सुपीरियर। तो इससे अगेन यही पता चलता है कि ये वाला ऑर्गेनिज्म जैसे हम लोग हजरत इंसान बोल रहे हैं, उसके अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है इट इज़ वेरी वेरी फ्लडेड, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है क्रोमोसोम्स के ऊपर भी, राइट। रोल क्या है मेरे क्रोमोसोम का? तो आप बिल्कुल कहेंगे सर आपने भी बता दिया है कि क्रोमोसोम्स आर बेसिकली प्रोवाइडेड विद द डीएनए। क्रोमोसोम किससे प्रोवाइडेड हैं? प्रोवाइडेड विद डीएनए, ठीक। और जो डीएनए है ये किस पे लोकेट करता है? ऑन वेरी वेरी स्पेसिफिक लाइंस। ऑन स्पेसिफिक लाइंस को हम नाम क्या देते हैं? लॉकस का। लेकिन अगर मैं इसको प्लूरल में देखूं तो इट इज कॉल्ड एज द लोसाई और लॉकी। ये डिफरेंट लोग इसको डिफरेंट वे से प्रोनाउंस करते हैं। अगर आप इसे सी बोलेंगे तो लोसाई बोला जाएगा, अगर आप इसे के की आवाज बोलेंगे तो फिर ये लॉकी कहलाएगा। सो दीज आर द बेसिकली लॉकस और लॉकी और लोसाई, इन पे लोकेट करते हैं एंड दे बेसिकली हैव व्हाट? जेनेटिक इंफॉर्मेशंस। और जो मेरे पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन है ये कंट्रोल करेगी किसी ऑर्गेनिज्म की व्हाट? अपीयरेंस। इट मे बी सिंपल, इट मे बी कॉम्प्लेक्स। तो व्हाट इज अ नीड? नीड मेरे पास क्या है? वेरी सिंपल, कि हम लोग इनके नंबर को क्या रखें? कांस्टेंट रखें। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात है। इट इज स्टार बात, बड़ी अहम बात है, इसी मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिया आप लोगों के लिए, कि किसी भी स्पीशीज में जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन की बात की जाए तो उसमें कितने चाहिए? 46। तो 46 ही हूं, राइट। और अगर मैंने बात की थी मॉस्किटो की तो मॉस्किटो में 6 क्रोमोसोम है तो 6 ही हूं, राइट। और अगर मैंने आप लोगों से बात की थी किसकी? फर्न की, तो उसमें 500 क्रोमोसोम है तो 500 क्रोमोसोम ही हूं। उनका नंबर हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। नीदर इट शुड बी +1 और इट शुड नॉट बी -1, इट शुड बी व्हाट? कांस्टेंट। क्यों हम ये बात कर रहे हैं? बिकॉज अगर क्रोमोसोम का नंबर एक ज्यादा या एक कम हुआ तो उसके मेरे पास बड़े बड़े बैड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। आप लोगों ने लास्ट लेक्चर के लास्ट आर्टिकल में ये बात पढ़ रखी है कि इसके रिजल्ट में या तो प्रोड्यूस हो सकते हैं क्या? सिंड्रोम्स। मेरा ख्याल है कि आप लोगों को डिफरेंट किस्म के सिंड्रोम्स याद होंगे, जिनमें क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम हमने पढ़ा था, और फिर हमने पढ़ा था व्हाट? टर्नर सिंड्रोम्स, डाउन सिंड्रोम, जैकबसन सिंड्रोम। तो बड़ी किस्म के सिंड्रोम होते हैं। आपको पता है कि सिंड्रोम में क्या था? एब्नॉर्मेलिटी एक थी, या एब्नॉर्मेलिटी सिर्फ एक थी, लेकिन उस एब्नॉर्मेलिटी ने हमारे पास फिर आगे कैस्केड ऑफ एब्नॉर्मेलिटी स्टार्ट कर दी। यानी कि क्रोमोसोम एक कम या ज्यादा हुआ, लेकिन उसकी वजह से बॉडी में बेतहाशा एब्नॉर्मेलिटीज पैदा हो गई, तो इसको हम क्या नाम देते हैं? सिंड्रोम का। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बाज स्पीशीज एक क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम के लिहाज से बहुत सेंसिटिव होती हैं, इवन दे मे बी वेरी सेंसिटिव फॉर अ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम, राइट। तो हम ये देखते हैं कि अगर क्रोमोसोम का इवन एक लॉकस भी कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? डेथ हो सकती है। सो डेथ कैन आल्सो बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस एब्नॉर्मेलिटी। देयरफॉर
these two things again reinforce कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम को क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। आगे हम देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स कि टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स कितनी होती हैं। तो आंसर इज कि क्रोमोसोम को हम डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की बेस पे हमने क्लासिफाई किया हुआ है क्रोमोसोम को आप लोगों की बुक में, ठीक है। तो देखते हैं कि एक टिपिकल क्रोमोसोम के कितने पार्ट्स होते हैं। तो उसके लिए हम ड्रॉ करते हैं आप लोगों के लिए। नंबर वन थिंग इज अ सेंट्रल पोजीशन, एंड दैट वेरी सेंट्रल पोजीशन दैट अलाउ द पिवटिंग, जिसकी वजह से क्रोमोसोम अपनी शक्ल बदल सकता है। दैट वेरी कब्जा, सेंट्रल पॉइंट, that very kabza or central point is called as centromere, is called as centromere, right। इस सेंट्रोमियर या पिवटिंग पॉइंट के साथ क्या अटैच है, दो बाजू। फॉर एग्जाम्पल इट मे बी समथिंग लाइक इट और समथिंग लाइक इट, ये दो बाजू अटैच। ये जो दो बाजू अटैच हैं दीज आर कॉल्ड एज chromatids, chromatids, बाजू, राइट। फॉर एग्जाम्पल इस वाले केस में मेरे पास एक सेंट्रोमियर प्रेजेंट है और एक क्रोमाटिड प्रेजेंट है। आगे जो मेरे पास टाइप है दैट इज कॉल्ड एज फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन एंड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। फॉर एग्जाम्पल कि ये जो मेरे पास पहले नंबर पे प्रेजेंट है सेंट्रोमियर, यहाँ पे क्रोमोसोम ज्यादा नैरो है, इट इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। लेकिन बाद वक्त ऐसा भी होता है कि क्रोमोसोम के साथ लूजली बाउंडेड एक और पीस ऑफ क्या होता है, क्रोमोसोम होता है या डीएनए होता है, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और जो पीस अटैच था दैट इज कॉल्ड एज द सैटेलाइट डीएनए। इस पर्पज के लिए आप इस पर्टिकुलर एनिमेशन को देखें। लिख रहे हैं आप लोगों के लिए कि नंबर वन इट इज अ प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन और सेंट्रोमियर, इसके साथ अटैच है मेरे पास क्या, दो क्रोमाटिड्स। और इस क्रोमाटिड के साथ देखिए एक और एक्स्ट्रा पीस ऑफ क्रोमोसोम भी लगा हुआ है दैट इज कॉल्ड एज सैटेलाइट डीएनए। और जो दरमियान में एक नैरो सा एरिया मौजूद है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, राइट। तो ये है हमारे पास क्रोमोसोम की क्या स्ट्रक्चर। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्रोमोसोम सारे एक ही तरह के होते हैं या उनके अंदर कोई डिफरेंट विद टाइप्स ऑफ वेरिएशंस भी आ सकती हैं। तो उसके लिए मूव करते हैं लास्ट पार्ट ऑफ बोर्ड पर। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं वेरिएशन की। तो क्रोमोसोम सारे जैसे नहीं होते, कोई क्रोमोसोम छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। इसका मतलब ये है कि वेरिएशन की जो पहली बेस है वो क्या हो सकती है, साइज। तो साइज के लिहाज से बास क्रोमोसोम जाहिर है बड़े होते हैं और बास क्रोमोसोम कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। डिपेंड करता है कि मुमकिन है इसके अंदर नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन कितनी है। फिर इसके अलावा हम बात कर सकते हैं साइज के अलावा नंबर भी एक अभी हमने देखा कि वो वेरिएबल हो सकता है। फिर हमने बात की थी अभी पोजीशन ऑफ प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, इस पे डिपेंड करता है, राइट। फिर जब मैं इसको रंगता हूं, इसको स्टेन करता हूं, तो बाज़ जगहों पे मैं कंपेयर करूं कि इसको स्टेनिंग पैटर्न को, तो वो भी क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। तो हमारे पास वेरिएशन को स्टडी करने के क्या है, डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। लेकिन एक ओवरऑल व्यू देने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, उसको हम क्रोमोसोम को निकालते हैं। क्रोमोसोम को निकालने के बाद हम उन क्रोमोसोम्स को ऑन द बेसिस ऑफ होमोलॉजी, होमोलॉगस स्ट्रक्चर मींस कि उनकी ज़ाहिरी अपीयरेंस की बुनियाद पे हम उनके जोड़े जोड़े बना देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इस पर्टिकुलर डायग्राम में पहले दो क्रोमोसोम को देखें तो एक जैसे ही हैं। फॉर एग्जांपल आप 5th क्रोमोसोम को देखें तो वापस में एक जैसे हैं। अब आप 10th क्रोमोसोम को देखें तो वो भी एक जैसे हैं। इसका मतलब यह है कि मैंने क्रोमोसोम को जोड़े जोड़े बनाया, किस बुनियाद के ऊपर, उनकी शक्ल की बुनियाद के ऊपर। तो जब मैं तमाम क्रोमोसोम को अरेंज कर लूंगा तो अरेंज करने के बाद मैं उसकी एक तस्वीर बनाऊंगा। दैट वेरी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द व्हाट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज व्हाट, कैरियोटाइप। तो ये बेसिकली एक पिक्चर है जो हम लेते हैं तमाम के तमाम क्रोमोसोम्स को सिमिलरिटी की बेस पर अरेंज करने के बाद। तो ये हो गई हमारे पास क्या, कैरियोटाइप।
हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की कैरियोटाइप स्टडी कर सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स की। जैसे आपको याद होगा कि अगर मैंने एक नॉर्मल ऑर्गेनिज्म का कैरियोटाइप को स्टडी किया था किसके साथ, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम के साथ, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या आ गए थे, डिफरेंट आ गए थे। सेम इज अ केस विद टर्नर सिंड्रोम, सेम इज अ केस विद व्हाट, डाउन सिंड्रोम। तो हम एक ऑर्गेनिज्म के इवन अंदर डिफरेंसेस को फाइंड करने के लिए भी क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म की कैरियोटाइपिंग करते हैं। तो जब मैंने कैरियोटाइप स्टडी की तो मुझे पता चला कि हाँ चलें हम सिर्फ एक ही बेस पे क्रोमोसोम्स के वेरियस टाइप्स को पढ़ लेते हैं, और वो क्या है स्टूडेंट्स, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। तो हम कैरियोटाइपिंग स्टडी करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। तो जब मैं सेंट्रोमियर की पोजीशन के लिहाज से क्रोमोसोम की टाइप को स्टडी करता हूं तो पता चलता है कि इनकी मेरे पास 4 टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक लाइन है, ये मेरे पास एक दूसरी लाइन है, ये मेरे पास एक तीसरी लाइन है, और ये मेरे पास एक चौथी लाइन है। तो ये 4 लाइंस मैंने लगाई हैं। जैसे कि आप छोटे से थे तो हमने आप लोगों को क्या किया था, हमने आप लोगों को 4 लाइनों वाली कॉपी दी थी ताकि आप इंग्लिश लिखना सीख लें, राइट। तो समझ लीजिए वही कॉपी है मेरे पास, और इस पर्पस के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्रोमोसोम की टाइप्स लिख रहा हूं आप लोगों के लिए ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। आप इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम को देखें, यहाँ पे ये सेंट्रोमियर है, ये दिस वन, और इसके साथ एक क्या लगा हुआ है, बाजू, समथिंग लाइक इट, दिस वन, राइट। तो अगर मेरे पास एक ऐसा क्रोमोसोम है कि जिसमें सेंट्रोमियर बिल्कुल टॉप पर है, सेंट्रोमियर कहाँ है, बिल्कुल टॉप पर है, दैट वेरी टाइप ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। टेलोसेंट्रिक, इसका मतलब ये है कि जो सेंट्रोमियर है वो उसके टेल पे प्रेजेंट है या एपेक्स पे प्रेजेंट है। फिर मैं क्या कर रहा हूं माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के रेफरेंस के लिए चलिए लाइन को एक्सटेंड करते हैं ताकि आपको नजर आती रहे लाइंस। आई डोंट नो दीज आर बहुत कि दीज लाइंस आर वेरी स्ट्रेट और नॉट, बट आई वांट टू गिव यू द कॉन्सेप्ट, राइट। सो दीज आर द 4 लाइंस फॉर एग्जांपल। अब हम डिस्कस करते हैं एक और केस में। वो केस मेरे पास क्या है कि जब सेंट्रोमियर बिल्कुल दरमियान में है, लुक एट दिस, कि बिल्कुल दरमियान में सेंट्रोमियर है ये, समथिंग लाइक इट, और इसके साथ ये वाली 2 क्या अटैच है, लिम्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमाटिड्स 1, क्रोमाटिड नंबर 1 एंड क्रोमाटिड नंबर 2, ये 2 अटैच। अगर आप इस वाले केस में क्रोमाटिड्स की लेंथ्स की बात करेंगे तो वो बिल्कुल एक जैसी हैं। ऐसे ऐसे क्रोमोसोम को नाम देते हैं मेटासेंट्रिक। क्या नाम देते हैं हम इसे, मेटासेंट्रिक। आप अगर बात को गौर से सुनेंगे तो आपको अब फर्क महसूस होना शुरू होगा। लुक एट दिस, अब मैंने क्या किया माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैंने अगले केस में जो सेंट्रोमियर है उससे लाइन नंबर 1 के पास ड्रॉ किया है, लाइन नंबर 1 के पास ड्रॉ किया है। तो अब शक्ल बन जाएगी कुछ ऐसी, लुक एट दिस, राइट। अब एक लिम्ब बहुत छोटा है और एक लिम्ब बहुत बड़ा है। इस किस्म के क्रोमोसोम को हम नाम देते हैं एक्रोसेंट्रिक, ACRO, एक्रो, CENTRIC, एक्रोसेंट्रिक। अगर पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर कहां पे माय डियर स्टूडेंट्स, टेलोसेंट्रिक के पास, तो हम इसे बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। लेकिन अब जरा बात को गौर से देखें, मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने अब सेंट्रोमियर को बनाया है कहां, सेंट्रोमियर के पास, एग्जैक्ट पोजीशन पे नहीं है, एग्जैक्ट पोजीशन वाज दिस वन। अब ये इसके पास है, पहले वाले केस में क्या था, ये इसके पास था। अगर पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के पास हो तो मैं इसे बोलता हूं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। और अगर बिल्कुल सेंटर के पास हुई तो हम इसे क्या नाम देंगे, हम इसे नाम देंगे सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। इसको पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं, फिर आपके नाम लिखते हैं इसका, समथिंग लाइक इट, राइट। इट इज कॉल्ड एज सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, राइट।
दोबारा डिस्कस करते हैं। अगर सेंट्रोमियर हुआ बिल्कुल टॉप पर तो हम उसे नाम देंगे क्या, टेलोसेंट्रिक। और अगर सेंट्रोमियर कहाँ हुआ, एपेक्स के पास, तो हम उसे नाम देंगे एक्रोसेंट्रिक। और अगर सेंट्रोमियर हुआ बिल्कुल दरमियान में तो नाम देंगे क्या, मेटासेंट्रिक। और अगर सेंट्रोमियर दरमियान के पास हुआ तो हम उसे नाम देंगे सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। रिमेंबर ये सिर्फ 4 टाइप्स आप लोगों के लेवल पर हैं, ये मत समझें कि सिर्फ इन्हीं 4 टाइप से क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम वेरी करते हैं यू कैन से इन देयर यू कैन से पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। अब हम क्या करते हैं कि आप लोगों को और अंडरस्टैंडिंग देने के लिए क्या बताएंगे कि ये जो मेरे पास क्रोमेटिड्स हैं ये अपनी रिलेटिव पोजीशन बदलते रहते हैं, पर्टिकुलरली आफ्टर मेटाफेज और फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ एनाफेज टिल द एंड ऑफ एनाफेज। अब उसमें क्या होगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप ये समझें कि आप भागे भागे जा रहे थे और किसी बंदे ने आपको आके दरमियान से पकड़ लिया, तो क्या होगा, इनर्शिया की वजह से आप अपने हेड रीजन से और अपने पाँव रीजन से आगे होंगे और दरमियान वाले रीजन से आप थोड़े से पीछे होंगे। यू कैन सी दिस पर्टिकुलर एनिमेशन। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि जब क्रोमोसोम बिल्कुल कहाँ थे, मेटाफेज पे, तो मूव नहीं करते थे, लेकिन जब सेंटर से बिल्कुल मुझसे पकड़ के खींचेंगे तो उसकी शक्ल आप जैसी हो जाएगी। मतलब ये है कि वो दरमियान से पीछे हो जाएगा, खींचना शुरू हो जाएगा, और एक्सट्रीम के ऊपर वो हमेशा अभी क्या रहेगा, नशा की वजह से वहीं रहेगा। तो यही बात हम यहाँ देखेंगे कि जब ये क्रोमोसोम मूव करेंगे तो ये मुख्तलिफ किस्म की शक्लें बना लेंगे। मिसाल के तौर पर कि ये जो क्रोमोसोम है जिसे हम टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कह रहे हैं, इट विल गिव राइज टू अ आई शेप स्ट्रक्चर। इससे हमारे पास आई शेप स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो इससे स्ट्रक्चर बनता है मेरे पास जे शेप, यानी कि अब इसका एक लिम्ब छोटा है और एक लिम्ब बड़ा है, जैसे जे होता है। और अगर मैं बात करता हूं किसकी, मेटासेंट्रिक की, तो यहाँ पे दोनों जो लेंथ्स हैं वो बिल्कुल इक्वल है, तो इसकी शक्ल बनती है मेरे पास कैसी, वी जैसी, राइट। अब यहाँ पे जो पिवटिंग पॉइंट है इट इज लाइंग ओवर हियर, ये यहाँ लोकेट कर रहा है। यहाँ पे कहाँ था, यहाँ पे था, और यहाँ पे ज़ाहिर बिल्कुल टॉप के ऊपर था। लेकिन अगर मैं बात करूँगा सबमेटासेंट्रिक की तो क्रोमोसोम की शक्ल बनेगी कैसी, एल, राइट। एल, इसका मतलब है कि एक लिम्ब छोटा है लेकिन उतना छोटा नहीं जितना जे का था, राइट। यू कैन इमेजिन कि कैसे इस पर्टिकुलर एल के इस पर्टिकुलर लिम्ब की यू कैन से एसोसिएशन होती है विद दिस लिम्ब, ठीक है। तो इस तरीके से सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम एल शेप गेन करते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन एट एनाफेज स्टेज, और मेटासेंट्रिक गेन करते हैं वी शेप स्ट्रक्चर, एक्रोसेंट्रिक गेन करते हैं जे शेप स्ट्रक्चर, और टेलोसेंट्रिक गेन करते हैं आई शेप स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से ये डिफरेंट क्रोमोसोम्स बिहेव करते हैं एट एनाफेज स्टेज, राइट। सो इन्हीं 4 सीरीज के साथ हम चाहते हैं आप लोगों से इजाज़त, इस दुआ के साथ कि आप इस नए पर्टिकुलर चैप्टर में हर बात अपने माइंड में जरूर रखने में कामयाब हो, और हमेशा की तरह दुआ करूंगा कि आप अपना और अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने में कामयाब हो, और अगर कभी नमाज पढ़े तो हमारे लिए भी दुआ ज़रूर करें। विद दिस दुआ आई वांट टू से यू अल्लाह हाफिज़।